वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क। हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें आपने देखा होगा हम रोटेशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। हम कौन से मोशन को स्टडी कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो रोटेट करते हैं अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट पासेस थ्रू द बॉडी। तो उसमें हमने स्टडी किया था, पिछले लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें हमने स्टडी किया कि हम वहां पे एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी ढंग से जो लीनियर वेलोसिटी है वो बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी, और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो बन जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर मैंने उन्हीं लेक्चर्स में जो आपकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशंस है वो भी बताया था। तो उसी लेक्चर में मैंने बताया था कि रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है तो कुछ और क्वांटिटीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी, और उन्हीं क्वांटिटीज में से एक है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो ये सेंटर से जा रहा है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी जो पार्टिकल है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो पार्टिकल है वो रोटेट तो कर रहा है लेकिन उस पर लगेगा क्या? फोर्स। उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। जैसे लेट अस सपोज दैट मैं एक पार्टिकल चूज करता हूं यहां कहीं, और इस पार्टिकल का मास है F। तो अब अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा दूं F वेक्टर, तो ये फोर्स जो है लेट अस सपोज दैट किसी एंगल के ऊपर लग रही है। तो ये फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फोर्स अगर हम एक बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लें, एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट होगा ये। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर ये इस पार्टिकल के ऊपर F sin थीटा मतलब कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट लग रहा है तो ये पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करने शुरू कर देगा। ये पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करने शुरू कर देगा। अगर मैं यहां पे F sin थीटा और F cos थीटा छोड़ के हमें यही बोल दूं कि ये फोर्स जो है इट इज जस्ट लाइक परपेंडिकुलर, मतलब अगर हम इस फोर्स को ये जो फोर्स है यहां पे हम कंपोनेंट ना लें, सिंपल वे में मैं समझा रहा हूं। अगर हम यहां पे ये मान लें कि ये जो फोर्स है दिस इज ये, और ये आपका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फोर्स क्या पैदा कर रहा है? इसको टर्न दे रहा है। क्या दे रहा है? इसको टर्न। मतलब पार्टिकल ने तो अपनी एक्सिस के क्रॉस ही घूमना है, लेकिन उसको घुमाने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो सिंपल वर्ड्स में हम टॉर्क को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किसके? अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई आपको पूछे टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किस तरफ हो रहा है? अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोल सकते हैं हम? एक तो हम बोल सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, MOMENT, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अभी तक आप जो ये समझे हैं, आप ये समझे हैं कि जब भी किसी पार्टिकल को या बॉडी को हमें रोटेट करना होता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अक्रॉस, तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है, और वो फोर्स उस पार्टिकल को जब घुमाती है तो एक क्वांटिटी का ओरिजिन होता है जिस क्वांटिटी को बोलते हैं टॉर्क। और अगर उसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स बोलना है तो हम उसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू
गिवन फोर्स मतलब जो आपकी गिवन फोर्स है जिसने उसको घुमाने में हेल्प किया, तो उसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द गिवन फोर्स। ठीक है, अब ये होता किसके बराबर है, मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, तो मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज, जो टॉर्क का अगर कभी आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़े या कभी आपको यूनिट्स बतानी पड़े, तब आपको वो जरूरत होती है कि वो मैथमेटिकली है क्या। वो तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैथमेटिकली टॉर्क क्या होता है, फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड। बेसिकली हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, फोर्स का, एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसके साथ जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है दैट विल बी कॉल्ड एज टॉर्क। तो टॉर्क क्या हुआ, अगर मैं टॉ लिखूं तो इट इज आर मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स, आर इंटू फोर्स। अब अगर बेटा वेक्टर लिखेंगे तो आप इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, तो टॉ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मैं आपको कमिंग उसमें बताऊंगा कि हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी अगर आपने सिंपल देखना है उसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन होता है कि इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर वेक्टर से डिनोट कर दिया और फोर्स को एफ वेक्टर से, तो टॉर्क इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड की टर्म में कैसे लिखेंगे, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क जो होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल, ठीक है, वो जो आपका एंगल होगा किस किस के बीच में, आर और एफ के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, इतना पता चला। अब अगर आप इसकी सिंपल यूनिट्स, आप एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट क्या होगी, टॉर्क की, तो टॉर्क किसके बराबर हुआ, आर इंटू एफ। तो अगर हम इस फोर्स की यूनिट लिखें तो क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ऐसा ही सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है दैट इज न्यूटन मीटर। और सीजीएस, सीजीएस यूनिट, हाँ सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला इज वेरी सिंपल। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, और साथ में क्या आ गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l। तो आपके पास आएगा m1 l2 t-2। ठीक है बेटा, तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स ऑफ टॉर्क। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद रहेगा एक्सप्रेशन, जो ये मैंने आपको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकाल बताया ना, तो इसको मैं डिराइव करूंगा। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक हम कोऑर्डिनेट फ्रेम लेते हैं, टू डायमेंशनल। लेट अस सपोज दैट हमारा जो पार्टिकल है, लेट अस सपोज दैट हमारा पार्टिकल कहीं यहां पे है, मतलब रोटेशन तो वो ले रहा है, इसको हम y को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेंगे बाद में, लेकिन वो पार्टिकल कहीं यहां पे है और उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है F। ये F फोर्स है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते अभी तक, अभी हम एंगल बताएंगे। और इसका जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो लगा लिया R वेक्टर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमें यहां से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करता हूं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे की तरफ इसको, और यहां से अब ये हमने मान लिया 90 डिग्री है, और ये एंगल हमारा बन गया थीटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे।
ए कंपोनेंट ऐसे, ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा। रुको 2 मिनट। ए कंपोनेंट जो होगा आर की पैरेलल, बिल्कुल ऐसे। ये आर के बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, तो और ये इसका मतलब इस एफ को अगर मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं तो एक ये कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, एफ साइन ऑफ। तो अब मुझे बताओ ये पार्टिकल रोटेशन जो देगा वो किस कंपोनेंट के कारण देगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा तो पैरेलल है, पैरेलल उस तरफ को मूवमेंट नहीं हो रही है, इस पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है इस तरफ को, मतलब इस बॉडी ने ऐसे रोटेट करना है, तो कौन सा कंपोनेंट लेके जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा का बीच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, ओ एन। इसको अगर मैं नाम दे दूं, इसको दे दूं एन, तो क्या आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ओपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स इस कंपोनेंट का फ्रॉम द, इसको मानेंगे हम दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, इसको आप ध्यान से समझें कि हमारा जो पार्टिकल है उसको फोर्स हम किसी ऐसी डायरेक्शन में लगा रहे थे, वो घूम तो रहा था लेकिन घूमेगा किस कंपोनेंट के कारण, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, किसके, इसके डिस्टेंस का। तो अब मुझे बताओ यहां से अगर मैं टॉर्क बोलूं, टॉर्क क्या होगा, फोर्स, फोर्स या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा, और डिस्टेंस का कंपोनेंट क्या है, आर। तो इसका मतलब अगर मैं अपने आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करूं तो आर एफ साइन थीटा कर सकता हूं, आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो अब ये कौन सी प्रोडक्ट आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन थीटा है तो आपके पास क्या आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो जो टॉ वेक्टर होगा दैट इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट आती है तो उसका एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। जो प्लेन आर एंड एफ को ले रहा है, जैसे माना ये आर है और ये वाला प्लेन एफ को ले रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो या तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो कौन सी एक्सिस में जाएगी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, जेड। और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। ध्यान से सुनना कि अगर मुझे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, वैसे तो मैंने बता दिया कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, कि जिस प्लेन में आर और एफ है उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं, या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, वो डिपेंड करेगा कि एंगल कैसा है, कि एंगल को हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पता है ना क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और उल्टा घुमाओ तो एंटी। तो अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो टॉर्क किस तरफ होगा, या एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आपका टॉर्क किस तरफ होगा, वो डिसाइड करता है कौन, राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल होता है, डायरेक्शन के लिए। अगर मुझे डायरेक्शन की बात करनी है कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो उसके लिए यूज होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है बेटा, आपने स्क्रू देखा होगा जिसको पेच बोलते हैं, तो आपने राइट हैंड से उसको पकड़ना है, ये हमारा राइट हैंड है, इससे पकड़ना है और इससे घुमाना है। तो एक तरफ आप घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज और एक बार घुमाओगे क्लॉकवाइज। तो देखना एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाओ ना तो वो कहां जाता है, ऊपर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज घुमाओ तो वो कहां आता है, नीचे। मतलब अगर पेच को हमें चढ़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ता है ना स्क्रू ड्राइवर को,
और अगर उसको खोलना है तो कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नीचे को खोल दिया मतलब उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? नीचे जाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए ना आपको? तो राइट हैंड से स्क्रू को होल्ड करना है और उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखना अगर वो ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव, अगर वो नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम करते हैं तो स्क्रू हमेशा ऊपर जाता है, और क्लॉकवाइज करते हैं तो स्क्रू हमेशा कहां आता है? नीचे। तो हमें डायरेक्शन पता चलेगी। तो अगर आपका थीटा जो होगा वो, अगर थीटा हमारा जो है, अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आपका टॉर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर थीटा को हम मेजर करें क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। मीन्स रोटेट द स्क्रू विद योर राइट हैंड इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज and find out what will be the direction of the movement of the screw. If it goes up then it is positive and if it goes down then it is negative. और वो सारा डिसाइड कौन करता है? एंगल। क्या हमारा जो एंगल का इवेल्युएशन या रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे आपने इसका डायरेक्शन पता करना है। तो हमने एक्सप्रेशन निकाला टॉर्क का, टॉ इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हमने उसकी डायरेक्शन भी बताई कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें होगा वो होगा आपका और बेटा इसको डायग्राम में अगर देखें हम, मैं प्रीवियस थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूं आपको, इसको डी से डिनोट करना। इसको किसे डिनोट करना? डी से। अब देखो, अगर आप यहां पे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते तो एक और तरीका भी होता है। फोर्स एफ लिख दिया, आप भूल जाओ कि ये साइन थीटा कंपोनेंट से आता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था यहां पे? ON। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? ON ही था ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओके, देखो यहां पे हमारा जो एक्चुअल में अगर हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो हमारा आएगा F इंटू ON। अगर मैं इस फोर्स को एक्सटेंड करके यहां पे ले आऊं, मतलब ये फोर्स जो है हमने किसी जो एंगल के ऊपर लगाई थी, इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो आप देखेंगे अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज ON। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ON। देखो हमने क्या किया, इस फोर्स को एक्स्ट्रापोलेट किया था, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद हम इसको पीछे जहां मर्जी तक ले जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है ON और इसके बीच में, PN के बीच में, तो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज ON। तो हमारा जो टॉर्क होगा दैट इज F इंटू ON। अब हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे, ये जो हमने यहां ड्रॉ किया था OPN। तो OPN से अगर आपने ON निकालना है, और आपको OP पता है, OP किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू R। तो हमारा जो ये आना था टॉर्क, वो आना था, अगर मैं इसको और अच्छे से ओपन करके लिखूं तो F इंटू डी। इसको क्या माना था? D। तो हमारा आएगा F इंटू डी। तो हम यहां से देखेंगे आपके पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर ON D अपॉन R। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ गया? साइन थीटा कम्स आउट टू बी डी साइन, हमारा डी किसके बराबर आ गया? आर को मैं इस तरफ ले आया तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू डी। तो हमारा किसके बराबर आ गया? डी आर साइन थीटा। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं इसको, अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? दिस कम्स आउट टू फोर्स इंटू डी, सॉरी आर साइन थीटा। हमारे पास क्या आ गया? F इंटू आर साइन थीटा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर एफ साइन ऑफ थीटा। क्या लिख सकते हैं? आर एफ साइन ऑफ थीटा। देखो यहां पे हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था, मैंने यहां प्रूव करके भी बता दिया कि कैसे आया। तो आपका जो टॉर्क आएगा दैट इज आर एफ साइन थीटा, और इसको अगर वेक्टर्स में लिखना है तो आर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, तो ये है बेसिकली, यहां पे अगर आप आर क्रॉस एफ लिख रहे हैं ठीक है,
यहां मैंने आपको प्रूव करके बताया इस डायग्राम से कि कैसे आपका टॉर्क है जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, मूवमेंट आर्म। मतलब मेन आर्म तो यही है, जो डी है उसके क्रॉस ही तो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्रॉस ही बॉडी घूमती है जब हम फोर्स लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म भी बोल देते हैं या लीवर आर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट आर्म या लीवर आर्म। क्लियर हो गया? तो आपको कोई पूछे मूवमेंट आर्म या लीवर आर्म क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी फोर्स का जिसकी वजह से जो बॉडी है वो रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये डी जो है इसको मूवमेंट आर्म या लीवर आर्म भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो अब हमें रिजल्ट मिल गया, हमें पता चल गया जो टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, आर क्रॉस, अगर वेक्टर में लिखिए तो आर क्रॉस एफ वेक्टर। डायरेक्शन मैंने बता ही दी आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से निकाली जाती है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड आएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब बेटा जो नेक्स्ट आपका उसमें रहेगा टॉपिक वो रहेगा इसके केसेस। केसेस मतलब कब टॉर्क मैक्सिमम होता है, कब टॉर्क मिनिमम होता है। तो केसेस में सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा, जब जिस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका एफ वेक्टर भी लगे। जिस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर है मतलब डिस्टेंस है, उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगे तो थीटा क्या होगा, 0। तो आप टॉर्क बताओ किसके बराबर आएगा, आर एफ साइन ऑफ 0, और साइन 0 0 होता है तो टॉर्क किसके बराबर आएगा, 0। तो ये होगा मिनिमम। नेचुरली बेटा जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अगर जब हम किसी बॉडी को उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जिस डायरेक्शन में कि उस फोर्स को हम ओरिजिन से डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो बॉडी रोटेट नहीं करती है, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, टॉर्क विल बी 0। टर्निंग इफेक्ट कब होगा, जब फोर्स और उसके जो डिस्टेंस के बीच में कोई ना कोई क्या बनेगा, एंगल। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज मिनिमम वैल्यू। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि टॉर्क मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री भी ले सकते हैं हम। 180 डिग्री उल्टा, मतलब डिस्टेंस इस तरफ है और आपने उल्टा खींच रहे हैं उसको, ओके, तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, मिनिमम। दूसरा केस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो मैंने डायग्राम में बताया था आपको कि जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, बिल्कुल डिस्टेंस और फोर्स के बीच एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री, तो आपका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ 90, और साइन 90 क्या होता है, 1, और टोटल आएगा आर एफ। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो बोलने का मतलब है टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब आपका जो डिस्टेंस लेते हैं पार्टिकल के ओरिजिन से और फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई होती है, दोनों के एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, तब हमारा जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं, अगर आपका एंगल और वो सेम रहे, थीटा भी सेम रहे और आपका फोर्स भी सेम रहे, तो आपका टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर। तो बोलने का मतलब है अगर ये पार्टिकल है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आपने इस डिस्टेंस को यहां पे फोर्स लगाई और लेट अस सपोज 90 डिग्री ही लगाई परपेंडिकुलर, तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, जब आर बढ़ता जाएगा। अगर R1 इतना है, एक पार्टिकल यहां लिया इसके ऊपर, और उसी प्रकार एक पार्टिकल यहां लिया, तो इसको F1, F2, F3 नाम दे दिया, इसको R1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस R3। तो बताओ कौन सा टॉर्क मैक्सिमम होगा, मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए T1, इसमें टॉर्क T2 और यहां पे टॉर्क हो T3, तो विच वैल्यू इज मैक्सिमम, T3, क्योंकि R जितना बढ़ता जाएगा R1, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसी प्रकार जो टॉर्क 3 होगा दैट इज मैक्सिमम ग्रेटर देन T टॉर्क, एंड दिस इज, तो दैट मींस जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करता है। तभी तो बेटा जब हम क्या करते हैं, दरवाजे के ऊपर हैंडल लगाते हैं,
जब अपने रूम का आप डोर ओपन करते हैं तो कौन सा टेक्निक लगाते हैं? टॉर्क। क्यों? क्योंकि वो डोर जो है वो हिंज से तो बंधा है, तो हिंज जो कब्जे होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो हैंडल लास्ट में लगाओगे तो डोर को खोलने के लिए टर्निंग इफेक्ट फोर्स उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आपका हिंज यहां है और आपने बिल्कुल साथ में उस हिंज के साथ ही हैंडल लगा दिया और आधा दरवाजा छोड़ दिया, तो आपको उसको खोलने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टैंड? तो ये एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल। कि आप और भी देखना, अगर रेंच है, आपने रेंच देखा है जिससे फिटर्स वगैरह जो पानी की पाइप्स वगैरह, तो उसका रेंच का हैंडल जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा उसको टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उसको काम करना उतना ही आसान होगा। तो ये रेंच का एग्जांपल ले लिया मैंने, फिर आपके डोर के हिंज का एग्जांपल दिया। तो जो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपका जो फोर्स जहां पे एक्ट कर रही है उस पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, तो टॉर्क भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहां से आप ये एग्जांपल भी समझ गए होंगे कि हमारा मतलब क्यों हम ऐसा करते हैं। तो अब हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। आपको पता है जो टॉर्क है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर टॉर्क जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझते हो आप? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क मतलब उसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। मतलब टॉर्क जो है एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, वाई में कितना करता है, जेड में कितना करता है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर टॉ को मैं लिखूं, जैसे टॉ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके तीन कंपोनेंट में लिख सकता हूं, टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस टॉ जेड के कैप। तो मुझे टॉ एक्स निकालना है, टॉ वाई निकालना है और टॉ जेड। तो इनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। तो ये कैसे निकलते हैं? देखो, लेट अस सपोज टॉर्क होता किसके बराबर है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो सबसे पहले आर वेक्टर को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो उसको ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। और फोर्स को हमने मान लिया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड की। तो टॉर्क कैसे होगा? टॉर्क की क्या लेते हैं हम? जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट में लेते थे तो हम कौन सा यूज करते थे मेथड? डिटर्मिनेंट। कौन सा मेथड यूज करते थे? डिटर्मिनेंट। हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे और के, और सबसे पहले हम x के फैक्टर्स लिख देंगे, i का x, y एंड z। उसी प्रकार fx, fy और fz। अब इस डिटर्मिनेंट को खोलना है। इसको खोलने का एक तरीका होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सबसे पहले दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। इस रो और कॉलम को छुपा लो तो आपके पास क्या बचेगा? आई तो बाहर हमने लगा दिया जो यूनिट वेक्टर है, और अंदर हमें ये छुपा दिए तो बचा क्या? y fy z fz। इसी प्रकार j वाला कंपोनेंट, तो हम j जब कंपोनेंट लेंगे तो इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो बचा क्या? माइनस। मैंने बोला j के साथ कौन सा लगाना है? साइन माइनस। तो ये लगेगा x, क्योंकि ये छुपा दिए हमने। ठीक है, तो आपके पास आएगा x fx और z fz। ठीक है, हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दिया। और k निकालने के लिए जब हम k को निकालेंगे तो आगे लिख देता हूं, तो जब k का आएगा तो k में हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा देंगे, तो बचा क्या? x और उसके नीचे fx और y और fy। अब बेटा
हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में माइनस साइन लेना है, मतलब y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। इसी प्रकार x एफ जेड माइनस एफ एक्स जेड, और अगले को वैसे जैसे मैं बता रहा था। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आएगा सबसे पहले i, और हमारे पास क्या था x, हमारे पास था y एफ जेड, तो हमारे पास आ जाएगा y एफ जेड। रुको मैं लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये आएगी फर्स्ट टर्म i के साथ। फिर माइनस जे में क्या आएगा, x एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, एक्स एफ जेड, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, और प्लस के वाली तो इसी उस पे स्लाइड पे है, तो x एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। और ये होगा किसके बराबर, टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस टॉ जेड के कैप। तो देखो बेटा, सिर्फ आई वाले कंपोनेंट और जे कंपोनेंट और के वाले कंपोनेंट कंपेयर करने हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो टॉ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, टॉ एक्स कम्स आउट टू बी वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। सेकंड, टॉ वाई इक्वल्स टू एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, ये आपका y कंपोनेंट आ गया। और z कंपोनेंट कौन सा आया, इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये आ गया x कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, दिस इज y कंपोनेंट टॉर्क एंड दिस इज z कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। तो ये जो है, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। यहां से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको क्या दिया होगा, वेक्टर्स दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर्स दिया हो, हम एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल ऐसे ही करते हैं। अगर आपको r वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और अगर आपको f वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और आपको बोला जाए टॉर्क का कंपोनेंट्स निकालो, tx की वैल्यू निकालो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहां पे डायरेक्शन नहीं लेनी है, टॉ एक्स टॉ वाई और टॉ जेड कैलकुलेट करो। तो आपने उसी प्रकार डिटर्मिनेंट बनाना है, और जहां हम लिखते थे x वहां लिख देना है 2, जहां लिखते थे y वहां लिख देना है 3, और जहां z लिखते वहां क्या लिख दोगे, -1। और इसी प्रकार जहां fx लिखा था वहां 3, और fy की जगह क्या लिखेंगे, -1। बेटा साइन लगानी है, क्योंकि वो हमने प्लस के लिए किया है, जिसमें सारी वैल्यूज क्या थी, प्लस। तो अगर आप माइनस देख रहे हैं तो वहां पे माइनस लिख देना, और यहां पे एफ जेड की जगह क्या लिखेंगे, 2। तो आपको ऐसे डिटर्मिनेंट बन जाएगा x। आपको डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, यू विल हैव जस्ट पुट i j और k। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 3 -1, फिर क्या आएगा 3 -1 2, और फिर आप उसको सॉल्व करना। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टॉ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, टॉ वाई और टॉ जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.